होता है फोर्स, कैसे ये हेल्प करता है हमारे डेली रूटीन को, डेली लाइफ को, और कैसे ये हेल्प करता है एक कार को चलने से लेकर के एक मिसाइल के अपलिफ्टमेंट तक, जिसको बोलते हैं जैसे मान लो सैटेलाइट का घूमना, या पृथ्वी का मूवमेंट, या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का चलना एक स्थित रूप में है। हर जगह एक फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, इसी फोर्स के बारे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, कैसे तुम एक कलम को पकड़ते हो तो उसमें भी फोर्स लगता है, और किसी को झापड़ मारते हो तो उसमें भी फोर्स लगता है, और कैसे ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्चुअली में जो एक बेसिक डेफिनेशन जो हमने बचपन से पढ़ा है वो है, पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। सभी ने पढ़ा होगा ये डेफिनेशन, पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। लेकिन क्या इसके पीछे ये तथ्य क्या है एक्चुअली में? तो ये हम समझते हैं कि फोर्स एक्चुअल में एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा क्वांटिटी जो कि कॉज करता है किसी भी बॉडी का मोशन में चेंज लाना। ये तो थोड़ी सी बड़ी बात हो गई, क्या क्या बोल दिया सर आपने। अरे कुछ नहीं बोला, ये ध्यान से देखो। कोई भी क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जो किसी बॉडी का जो मोशन है उसको चेंज में ले आए। अब बॉडी का मोशन क्या है? बॉडी का मोशन हो सकता है कि वो रेस्ट पे हो या मूवमेंट कर रहा हो। ठीक है, उसके बॉडी के मोशन में चेंज ले आ सकता है। इस चीज को, इस क्वांटिटी को फोर्स बोल देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये क्वांटिटी जो है, फोर्स जो है, ये बॉडी के शेप में भी चेंज ले आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्वांटिटी जो कि बॉडी का मोशन में चेंज ले आता है, जो कि बॉडी का शेप में चेंज ले आता है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? फोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये कैसे करता है, ये चेंज कैसे ले आता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे मान लो कि एक छोटा सा कार, जो कि मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है ना हर जगह। एक छोटा सा कार, यहाँ पे ये खिलौना है, टॉय है। अब इस पे एक बेबी है जो कि फोर्स लगाता है। ठीक है, और ये देखता है कि ये टॉय कार जो है इस डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर दिया। तो देखो, इससे हमें क्या पता चलता है? ये एक बेबी था और इसने क्या किया, इस टॉय कार पे एक फोर्स जनरेट किया। इस फोर्स की वजह से ये टॉय कार जो है इस डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, अब इससे हम क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं, ये समझो। ये फोर्स जो था इस टॉय कार पे लगने के बाद, इस टॉय कार का जो मोशन था, एक्चुअली पहले क्या था, ये रेस्ट में था। क्या था? रेस्ट था। लेकिन इस बेबी के वजह से एक फोर्स लगाया गया, और इस फोर्स ने इसमें एक चेंज क्रिएट किया, जो कि रेस्ट से मूवमेंट में आ गया। रेस्ट मतलब इसकी स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जीरो थी, और अभी स्पीड जो है इसमें कुछ मीटर पर सेकंड की आ गई। एक्स मीटर या वाई मीटर पर सेकंड कुछ भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी को जिसके वजह से इसमें मोशन आया, उसको हम कह सकते हैं वो फोर्स है। दूसरा चीज, दूसरी बात क्या बताई मैंने, ये शेप में भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो शेप में चेंज करने का मतलब, मान लो इसी बेबी को गुस्सा आ गया और इसने क्या किया, इस कार को पटक दिया। ठीक है, तो ये कार क्या हो गया, टूट फूट गया। ठीक, तो इसने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से इस कार की जो शेप थी, एक डेफिनेट शेप थी, वो क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जिसके वजह से, ऐसा क्वांटिटी जिसके वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे मैं कार का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ बस समझाने के लिए, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इस फोर्स के वजह से शेप में चेंज आ जाना। ठीक है, शेप चेंज हो गया तो हम क्या बोल रहे हैं, वो एक
फोर्स है। लेकिन हमें और डिटेल में अगर समझे, थोड़ी सी हाई लेवल पे जाए, तो फोर्स क्या करता है? फोर्स एक्चुअली में क्रिएट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या क्रिएट करता है? एक्सीलरेशन। अब ये समझना होगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक बॉल ले लो, ठीक है। अब इस बॉल में मान लो ये 1 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा था, या उससे भी पहले समझ लो इनिशियल स्टेट पे कि ये बॉल था, और ये बॉल जो है वो रेस्ट पे था, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड, इसकी कोई स्पीड नहीं थी। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ रेस्ट था, और यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि ये कुछ स्पीड इसके पास आ गई थी, ठीक है। तो एक्चुअली में फोर्स क्या कर रहा है? मान लो इस बॉल पे किसी ने फोर्स लगाया, ठीक है। अगर उसने एक्स न्यूटन का फोर्स लगा, ये मैं बताऊंगा न्यूटन क्या होता है। न्यूटन एक्चुअली ऐसा यूनिट होता है फोर्स का, अभी बस पहले समझ लेते हैं फिर उसको डिस्क्लोज करेंगे। फोर्स जब किसी बॉल पे लगाया, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे लग सकता है, लेकिन मैं बॉल का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इस बॉल में रेस्ट से कुछ मूवमेंट शो किया, कुछ स्पीड आ गई इसमें, ठीक है, किसी खास डायरेक्शन में जब हमने लगाया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? मान लेते हैं इसमें 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई, और ये क्या हुआ? लुढ़कने लग गया, ठीक है। इसे मान लेते हैं यहाँ इस तरीके से मैं शो कर रहा हूँ कि हाँ ये आगे की ओर लुढ़कता जा रहा है। लेकिन अगर ये फोर्स इस पे कंटिन्यूसली लगा रहे, इस बॉल पे फोर्स कंटिन्यूसली लग रहा है, तो इस बॉल में कुछ देर के बाद ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे 1 मीटर पर सेकेंड था, तो हो सकता है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड बाद ही, मान लो कुछ टाइम के बाद ही, कुछ देर तक और फोर्स इस पे कंटिन्यूसली लगा रहा, फोर्स इस पे लगा हुआ ही है, इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, मतलब यही लाइन में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो तुमने देखा कि स्पीड जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहा है। स्पीड जो था 1 मीटर पर सेकेंड था, अब स्पीड क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। आगे जाके हो सकता है कि 3 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो कंटिन्यूसली किसी भी ऐसा क्वांटिटी के वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, मतलब वो उस पे एक्ट कर रहा है, ऐसा क्वांटिटी किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है जिससे कि उसका मोशन में चेंज आ रहा है, मतलब कि उसमें एक्सिलरेशन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसमें तो कुछ मास ऑलरेडी था, और उसमें तुमने एक एक्सिलरेशन जोड़ दिया, उसमें एक एक्सिलरेशन ला दिया, तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ ना, वही फोर्स है। मतलब समझो, ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो किसी मास पे अगर एक्ट करता है, किसी मास पे अगर एक्ट करता है और उसमें कोई एक्सिलरेशन प्रोड्यूस कर देता है, तो जब उस मास में कोई एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स, ठीक है। तो अगर कोई मास किसी एक्सेलरेशन से भाग रहा हो, तो हम उस पे ये पता कर सकते हैं वो कितना फोर्स उस पे लगा होगा। या किसी मास पे कुछ फोर्स लगा हो, तो हम ये बता सकते हैं वो कितना एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो बाकी हम आगे ये भी निकाल सकते हैं एक्सेलरेट कितना कर रहा है, फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, कितना डिस्टेंस जाएगा। ये सारी चीज़ें आगे वाली क्लासेस में हमें पढ़ने हैं। अभी हम बस इतना जानते हैं कि मास, एक्सेलरेशन और फोर्स में रिलेशन क्या था और ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पता कर लिया कि फोर्स एक्चुअली में एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि बॉडी के मूवमेंट को चेंज करता है, बॉडी के शेप को चेंज करता है। लेकिन याद रखना, फोर्स जो है ये कभी मास को चेंज नहीं करता, ठीक है। फोर्स मास को चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये बात को याद रखना। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने आप ये सब चीज़ें याद समझ में आ जाती है। मान लो ऐसे भी समझ लो ना कि एक फोर्स तुमने मान लो एक बॉल पे लगा दिया, जैसे मान लो, और बॉल क्या हो गया? मान लो ये सॉलिड बॉल था, अंदर से पूरा भरा हुआ, और ये बॉल क्या हो गया? बॉल इस तरह से पिचक गया, ठीक है। तो बॉल का क्या हो गया? शेप चेंज हो गया ना। लेकिन इसके अंदर का जो सॉलिड कंटेंट था, ये इसमें भी वही है, कंटेंट तो ऐसा ही रह गया इसमें भी।
तो इसकी मास जो होती है वो चेंज नहीं होती है, बल्कि इसका शेप चेंज होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? मास चेंज नहीं हुआ, मास एज इट इज रह गया, लेकिन शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो फोर्स की वजह से मास में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और हम लोग फोर्स को एक्चुअली इसके इफेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पता है। और फोर्स को हमने ये भी बताया था, एक्सप्रेस करने के लिए इसको क्या करते हैं, फोर्स को अगर एक्सप्रेस करना है तो हमें इसको डायरेक्शन भी बताना होता है कि इसका डायरेक्शन किधर है। इसलिए इसको पता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं इसको, जिसमें कि हमें उसका डायरेक्शन भी बताना पड़े, कितना इसका मैग्नीट्यूड है प्लस इसका डायरेक्शन कितना है ये भी बताना पड़े। खैर ये सारी चीजें तुम्हें 9th 10th 11th के बाद पढ़नी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली बात। फिर भी बस अभी बस बेसिक चीजें जान लो कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें उसके डायरेक्शन को बताना अनिवार्य हो जाए तो हम ये कहेंगे कि ये फोर्स है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का। ठीक है, एसआई यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन। आइजैक न्यूटन के नाम पे इसको दिया गया था। अब हमें इसको कैसे डिफाइन करते हैं, न्यूटन क्या होता है। न्यूटन ऐसे तो साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, लेकिन इसने चूंकि फोर्स पे बहुत सारे काम किए, रिसर्च किया इसने, तो इसके वजह से फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है ना, जिससे हम मेजर करते हैं कि फोर्स कितना लगा किसी ऑब्जेक्ट पे, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हमने न्यूटन में मापना शुरू कर दिया। जैसे कि ऐसे समझ लो ना, जैसे मास को तुम लोग केजी में मापते हो ना, कि 1 केजी है, 1 केजी वेट है, 1 केजी मान लो गोल्डन भैया का मास है, या शिवम का मास है, ओम जी का मास है, 1 केजी है, कुछ भी है। उसी तरह न्यूटन जो है ये फोर्स को मापने के लिए लगाया गया। जैसे मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है किसी खास डायरेक्शन में, मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है इस, तो ये कितना फोर्स लग रहा है वो हम न्यूटन में बताते हैं। जैसे कि ऐसे बता सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पे कि 5 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। तो ठीक है, ये बात समझ में आई कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें उसका डायरेक्शन डिफाइन करना होता है, और कितना मैग्नीट्यूड है वो तो खैर बताना ही है। ठीक है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। खैर एसआई यूनिट में इसका मेजरमेंट करते हैं, ये बात तो पता चल गया हमें, और वो एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। ठीक है, ये क्या है, एसआई यूनिट, जो कॉमन यूनिट बनाया गया कि हर जगह पूरे देश में इस यूनिट से, ये कॉमननेस के लिए बनाया गया कि हर जगह हम ना डिफाइन कर सकें, एक ही चीज को समझा सके लोगों को। जैसे एक कॉमन लैंग्वेज बनाया जाता है, इंग्लिश मान लो एक कॉमन जैसा लैंग्वेज हो गया है, अभी हर जगह इंग्लिश बोल सकते हैं, लोग समझ जाते हैं। हर जगह हिंदी बोले तो नहीं समझेंगे। उसी तरह एक मेजरमेंट के लिए एक कॉमन यूनिट बना दिया गया जिससे कि हम हर जगह लोगों को समझा सकते हैं। तो फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में। ठीक है, यहाँ तक बात हमें अगर समझ में आती है तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूटन, 1 न्यूटन अगर कोई बोल दे तो हम उससे क्या समझेंगे। 1 न्यूटन अगर तुम्हें कोई बोलता है तो इससे तुम ये समझोगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसका की मास मान लो 1 केजी है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसका की मास क्या है, 1 केजी है। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे किसी ने फोर्स लगा दिया, इस ऑब्जेक्ट पे किसी ने फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लगा देना चाहिए, वही तो हमें पता करना है ना, कि मान लो इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यही तो हमें जानना है कि इस पे 1 न्यूटन का फोर्स कैसे लग रहा है। अभी तो हमें ये पता नहीं है ना। तो अगर 1 केजी का मास है, उस पे कुछ इतना क्वांटिटी का फोर्स लगा समथिंग, जिससे कि इसमें ना एक्सिलरेशन आ गया, जिससे कि इसमें एक्सिलरेशन आ गया, और वो एक्सिलरेशन कितना आया, वो एक्सिलरेशन, जितना भी एक्सिलरेशन आया ना इसमें, उस एक्सिलरेशन के वजह से इसकी स्पीड जो है ना कंटिन्यूअसली 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होते रह गई। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ, देखो ठीक से समझो। मान लो कि ये बॉल है या समथिंग कुछ है जिसका कि वजन 1 केजी होगा, ये फिक्स कर लो। ठीक है, नहीं 1 केजी, केजी जो है वो मास का ऐसा यूनिट है, तो ये मास जो होगा वो 1 केजी है। अगर इस पे कुछ क्वांटिटी का फोर्स लगाया, जिससे कि ये मान लो 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, जस्ट इमेजिन इसकी स्पीड क्या थी, 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कुछ क्वांटिटी ऑफ फोर्स की वजह से इसकी स्पीड जो है
हर एक सेकेंड में, पर सेकेंड, हर सेकेंड में इसकी स्पीड जो है चेंज होती चली गई। ठीक है, कितनी चेंज होती चली गई? 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ती चली गई। मतलब यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड थी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे जो हो जाएगा वो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब ये चीज समझो कि हर एक सेकेंड पे, पर मतलब क्या होता है? हर एक सेकेंड पे इस बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज होती जा रही है। और वो कितनी चेंज हो रही है? वो जो चेंज हो रहा है वो चेंज है 1 मीटर पर सेकेंड का। तुम देख लो यहाँ पे कॉमन, हर एक जगह 1 मीटर पर सेकेंड का चेंज है, लेकिन स्पीड में क्या हो रहा है? वो बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होते चला गया, कितना? 1 मीटर पर सेकेंड से, किसी खास फोर्स की वजह से। और उस क्वांटिटी ऑफ फोर्स को बोल दिया हमने कितना? अगर 1 kg का मास में ऐसा ऐसा स्पीड आ गया कि वो पर सेकेंड में अपना स्पीड चेंज कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ते जा रहा है उसका स्पीड, तो हम क्या बोल देंगे? उसे 1 न्यूटन का फोर्स बोल देंगे। कितना बोल देंगे? 1 न्यूटन का फोर्स। हमने अभी अभी ये बात ऊपर भी डिस्कस किया था, वही चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। एक्चुअली में मैं जो ये बात बोल रहा हूँ कि इसका स्पीड में 1 मीटर पर सेकेंड चेंज आएगा, वो एक्चुअली में क्या है? एक्सीलरेशन ही तो है। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको समझो। मैं बोल रहा हूँ किसी स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है? पर सेकेंड जो है उसकी स्पीड चेंज हो रही है। क्या हो रही है? उसकी स्पीड चेंज हो रही है। अगर वो किसी खास डायरेक्शन में चेंज हो रही है तो हम क्या बोलते हैं? उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में कोई खास अंतर नहीं है। बस वेलोसिटी में क्या होता है? हमें ये डिफाइन कर देना होता है कि ये उसकी डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन में जा रही है। स्पीड किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, हम बोल देते हैं वो स्पीड इतनी स्पीड से चल रही है। लेकिन अगर जब हम ऐसे बोलेंगे ना कि ये 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की ओर जा रही है, तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि इस कार की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे ये कार 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो हम बोलेंगे इस कार की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये बात ध्यान में रखना, जब भी तुम्हें ये बोलना पड़े कि कार जो है नॉर्थ की ओर या ईस्ट की ओर जा रही है, तो वेलोसिटी करके बोलना। और जब ये बोलना हो, सिर्फ ये बोलना होगा कि ये कितना रफ्तार से जा रहा है, मतलब कैसे जा रहा है, तो बस इतना बोल देना कि इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ है वेलोसिटी और स्पीड में अंतर। लेकिन अब तुम्हें मैं बता रहा था एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है ना, ये चेंज लाता है। चेंज लाता है किसमें? वेलोसिटी में। अब वेलोसिटी में कंटिन्यूअस चेंज लाता है, या स्पीड बोल दो, अगर डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ तो इसलिए वेलोसिटी बोल रहा हूँ मैं। वेलोसिटी में कंटिन्यूअस चेंज ला रहा है, तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर वेलोसिटी में कंटिन्यूअसली चेंज कोई ला दे, कोई फोर्स या कोई भी चीज के वजह से वेलोसिटी में कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है, जैसे कि मान लो जैसे कैसे कैसे बताऊं, मान लो कि तुम 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे। अब 1 सेकेंड बाद तुम्हारा स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड बाद फिर तुम्हारा स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हर एक सेकेंड पे एक्चुअली चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ टाइम से डिवाइड भी करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो अब मैं यहाँ पे बता रहा था कि एक ऑब्जेक्ट था 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, वही ऑब्जेक्ट फिर 1 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड से जाने लगा, और वही ऑब्जेक्ट फिर 1 सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड से जाने लगा। तो हर एक सेकेंड पे इसकी जो स्पीड है वो चेंज होती जा रही है। तो इसी रेट ऑफ चेंज को हम एक्सीलरेशन बोल देते हैं। और यही एक्सीलरेशन किसी बॉडी पे लग रहा है, ठीक है, किसी बॉडी पे लग रहा है, तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है? फोर्स। इसलिए ये फॉर्मूला भी आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दोनों एक ही चीज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को, फोर्स क्या होता है, मास क्या है, ये 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन का यही मतलब है कि अगर मास 1 kg है और एक्सेलरेशन भी एक ही है, तो हम बोल देंगे कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा है। अगर कोई बोले कि नहीं सर मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं या तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ा दूंगा। देखो जैसे 1 kg था, इस पर हमको
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में पर 1 मीटर पर सेकेंड का चेंज लाना, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। खैर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी हायर क्लासेस में। खैर अभी इतना जो बेसिक चीजें हैं जो अभी समझ में आए वो तुम समझो। 10 न्यूटन का फोर्स, कोई बोले कि नहीं सर मेरे को 2 ही न्यूटन का फोर्स देखना है, तो मैं बोलूँगा उसी मास पे, तो मैं क्या कहूँगा 1 केजी वजन था तो तुम उस पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या करो, उसमें एक्सीलरेशन ले आओ, तो 2 न्यूटन का फोर्स तुम देख लोगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक अगर समझ में आती है तो थम्स अप करो।